बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से 20 नई इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई है और इसकी एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। और प्रेस रिलीज में यह बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी समेत बहुत से सियासतदान जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू की गई हैं। और इसके साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक मुहाजराई की कैफियत थी, अभी तक बरकरार है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत से जो गुब्बारे हैं उनमें से हवा निकल चुकी है। लेकिन ये सवाल अभी तक अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है कि अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में अभी तक इस पर कोई एक वाज़े और मरबूत पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। तो इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नैब की प्रेस रिलीज़ है तो इसमें उन्होंने आपके साथ साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्ज़ा, साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक और बाकी दीगर ऑफिशियल जो हैं इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो कुछ आपको नैब ने बताया कि ये क्या मामला है? नहीं, मुझसे नैब ने कोई रब्ता नहीं किया। ये प्रेस रिलीज मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि नैब कोई इंक्वायरी करना चाहता है, कोई बात पूछना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, क्योंकि हमने जो काम किए हैं या नहीं किए वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से हर काम किया है। अगर कोई सवाल उठाना है नैब ने ज़रूर उठाए। अच्छा, इन नैब कह रही है साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम, साबिक वजीर आजम का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है जब आप वजीर पेट्रोलियम थे तो ये उस जमाने का कोई केस है? नहीं, मैं तो आखिर तक वज़ीर पेट्रोलियम भी था। अच्छा, वो पोर्टफोलियो मेरे पास ही था। ठीक है जी, 5 साल तो रहा। जो हर किस्म के इल्ज़ाम का आप जवाब देने के लिए तैयार जी हैं? बिल्कुल, इल्ज़ाम तो लगाएं कि इल्ज़ाम क्या है। तो प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने सिर्फ ये बताया कि आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, अभी इल्ज़ाम सामने नहीं आया। जी, अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो नैब के चेयरमैन जो हैं वो आजकल ये कह रहे हैं कि ये जो नैब का जो रिमांड होता है ये 90 दिन का है, इसको कुछ लोग कहते हैं 15 दिन का कर दिया जाएगा। इस पर बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो ये जो वाइट कॉलर क्राइम होता है तो इसमें तो जो तहकीकाती इदारा है उसको लंबे रिमांड की ज़रूरत होती है। आप एग्री करते हैं उनसे? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें, प्रोविजन 90 डेज की है। ये मतलब नहीं है कि आप हर शख्स को 90 दिन के रिमांड पे रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि मकसद क्या है रिमांड का। आपने तफ्तीश करनी है, तफ्तीश आप वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को रिकवरी है किसी से, या आपने कोई उससे ऐसी बात पूछनी है जो आपको नहीं पता। यहाँ तो आप जैसे शहबाज साहब को 64 दिन का रिमांड था, कोई उनसे पूछने की बात नहीं थी, उनसे कोई तफ्तीश नहीं हुई, कोई सवाल नहीं था। ये आप ऑन दी रिकॉर्ड कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से कोई तफ्तीश नहीं हुई? जी, ये उन्होंने खुद कहा है कि मुझसे तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं थी, पूछा ही कुछ नहीं गया, इधर उधर की बातें की गई हैं। अच्छा, तो 64 दिन में आप खुद सोच लें कि क्या रिमांड की क्या कैफियत है। तो आपको लगता है कि जो एहतसाब का कानून है इसमें तब्दीली पे तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें को इत्तेफाक राय कर सकती हैं? देखिए, इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। ये एक काला कानून है, एक अंधा कानून है। इस पर एक डिक्टेटर ने बनाया था। जो कुछ पिछले 18 साल में नैब ने किया वो सबके सामने है। तो अब ज़रूरत इस बात की या तो नैब को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इदारा आज इसने हुकूमत को मफलूज कर दी है। कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं है, कोई शख्स फैसले करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में ऐसा कानून आप रखेंगे तो फिर मुल्क चलाना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो मुझे याद है कि उस वक्त जो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी होती थी उसमें पीपल्स पार्टी वाले कोशिश करते थे कि आपकी पार्टी राज़ी हो जाए नैब कानून में तब्दीली के लिए, लेकिन आप राज़ी नहीं थे। फिर आपकी हुकूमत आई तो आपने भी इसको तब्दील नहीं किया। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो दोनों पार्टियों को एहसास हुआ कि हाँ यार, इसमें तो तब्दीली करनी चाहिए। देखिए, ये सवाल अक्सर किया जाता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि कोई एक जमात इसको खुद नहीं कर सकती जब तक कंसेंसस नहीं होगा इस पर, क्योंकि सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आप अपनी जान बचा रहे हैं। तो मैं तो आज ये कहता हूँ कि आप इस कानून को मुस्लिम लीग नून पर, क्योंकि मुस्लिम नून के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है। ये जब बना था कानून तो मुस्लिम लीग नून तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जब इलेक्शन हो गए 2002 के, तो पेट्रियाट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया।
पेट्रियट बनाई गई और वो लोगों को हुकूमत में शामिल किया गया। तो आज भी ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि आप इसको मुस्लिम लीग नून पर लागू रहने दें, लेकिन कानून को ख़त्म करें। अच्छा, ये कानून पाकिस्तान की ताज़ीरात में ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए नैब का कानून इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी पिछले दिनों एक वफाकी वजीर हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में एक मुस्लिम लीग नून के बारे में बात की है कि इसके कई टुकड़े होने वाले हैं। ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा। नून लीग की आगे ब्लॉक बन रहा है और इस पार्टी के इतने टुकड़े होने हैं अगले 3-4 महीने में कि इसको गिनना भी एमक्यूएम की तरह मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको कबलस वक्त बता रहा हूँ और अल्लाह का करम से जो आज तक कहा है वो किया है या हुआ है। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात नून कर लीग दूं, के अंदर अलायंस हमारी कहीं जारी, नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक कौमी असम्बली में बनेगा या पंजाब असम्बली में? दोनों में बनेगा सर। हम इसको 10 जनवरी से पहले आप देखेंगे बहुत कुछ होने वाला है और 10 जनवरी के बाद भी बहुत कुछ होने वाला है। तो ये 10 जनवरी अभी है, लेकिन बहुत कुछ हो तो रहा है वैसे। तो शाहिद हक्कान नबाती साहब, 10 जनवरी से पहले आपको लगता है कि कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अंदर को फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें, जो हुकूमत फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें शुरू कर दे उसका क्या मकसद होता है? मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि आपने कहा कि ये नैब को मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर ये आपके खिलाफ, आज नैब ने ये ऐलान किया कि आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तो ये तो नैब के बच्चे को पता होगा नैब के बच्चे को पता होगा कि शायद हक्कान अब्बासी के खिलाफ हम जितने मर्जी केस कर लें ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएगा। तो फिर ये आपकी बात में वजन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए। नहीं, आवाज़ दबाने के लिए भी होता है ना। आपने शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनको आपने जेल में डाल दी और आज तक केस नहीं बन पाया। फिर आपने, लेकिन वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन तो बन गया ना। जी, चेयरमैन तो ये तो उनका हक था ना। एक फैसला हुआ एक ट्रेडिशन है, पूरी अपोजिशन कह रही है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही चेयरमैन होगा, वो बन गए। फिर साद रफीक के खिलाफ, अब ये मेरे खिलाफ भी आपने और भी बातें चल रही हैं। तो हम एहतसाब को वेलकम करते हैं। प्रोसिक्यूशन का फैसला पाकिस्तान के अवाम खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। बच्चा ये बात समझता है। अच्छा, आप इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ये बताएं कि अब लीडर ऑफ द अपोजिशन को अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चल सकेगी? जी बिल्कुल चलेगी जी। चेयरमैन एक शख्स होता है जो चेयर पर बैठता है, बाकी मेंबरान। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और एक पुराने पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से। साबिक वज़ीर आज़म को पता होता है कि उसका जो मिनिस्टर है उसका क्या कंडक्ट होना चाहिए। ज़रा आप सुने, एक मिनिस्टर साहब ने आज एक बात की है, वो क्या कह रहे हैं। जो प्रेसिडेंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो ये कि आप किसी को भी बुलाते हैं अगर अपना व्यू देने के लिए, अपना सजेशन देने के लिए या ओवरसाइट करने के लिए, तो आप 15 से 20 दिन का तरीक़ेकार मौजूद है। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने में नहीं दूंगा। जो पीएससी का काम है वो काम हम करने भी दे रहे हैं और हम उसके पाबंद भी हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर मंडे मॉर्निंग को मेरी मिनिस्ट्री में खत आएगा कि ट्यूसडे को वो आके जवाब दे और वो ड्रामा करें शहबाज शरीफ, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मेरी मिनिस्ट्री अपेयर होगी। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर एक वज़ीर साहब को पीएससी ने बुलाया और वो नहीं जाते तो फिर पीएससी तो कुछ नहीं कर सकती, क्या कर सकती है? जी, पार्लियामेंट एक एहतराम के नाते पर चलती है, ट्रेडिशन पर चलती है। और हुकूमत जब पार्लियामेंट से भागे तो मतलब होता है कि या नाअहल है या उसको पता नहीं है कि पार्लियामेंट क्या होती है। तो बदकिस्मती से ये वो वज़ीर तो बन गए, लेकिन बाकी जो हालात उनके हैं वो आपके सामने ही हैं। अब ये बताएं कि आजकल बड़ी बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी कि अगर हमें जरदारी साहब एक हफ्ते का टाइम दे दें, इशारा कर दें, तो हम हुकूमत को गिरा भी देंगे और उनको जीत देंगे। लेकिन ये तो उसी सूरत में मुमकिन है अगर मुस्लिम लीग नून उनका साथ देगी। तो क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है? देखिए, ये पीपल्स पार्टी की अपनी स्टेटमेंट्स हैं। इस चीज़ पर ना कभी बात हुई है अभी तक। ये तो सारा मामला प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद शुरू किया था कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। हमने कभी भी हुकूमत गिराने की बात नहीं की। हम पार्लियामेंट का हिस्सा बने, आज भी हैं। एक शिक मौजूद है
कि अदम एतमाद किया जा सकता है। और मैं शायद इस असेंबली के चंद मेंबरान में हूँ जिन्होंने एक अदम एतमाद में हिस्सा भी लिया है 1989 में। तो जो और वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई थी, वो नाकाम हो गई थी। और मुश्किल है पाकिस्तान में अदम एतमाद करना, क्योंकि हुकूमत के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो आदमी उठा, क्योंकि मेंबरान तो आपने प्रोड्यूस करने होते हैं, तो वो मेंबरान गिरफ्तार भी कर सकती है, मेंबरान को उठा भी सकती है, हर हरबा इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अदम एतमाद करती है अवाम। जब अवाम के अंदर हुकूमत गैर मकबूल हो जाए, जो कि होते जा रहे हैं, तो ये खुद ही अदम एतमाद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पीपल्स पार्टी आपसे पूछे बगैर जो बातें कर रही है, तो फिलहाल आपको इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे? नहीं, इम्कान तो देखें, एक शख्स भी तहरीक अदम एतमाद उसके बारे में बात कर सकता है। असम्बली में सब जमातों के पास ये तादाद है, वो मूव भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ का एक मौका महल होता है। ये आपने मुझसे सवाल किया, मैं पार्टी की नुमाइंदगी शायद यहाँ ना कर पाऊँ, लेकिन शायद अभी वो हालात नहीं है कि अदम एतमाद किया जाए। अदम एतमाद की बात करना कबल अज़ वक्त है अभी कबल अज़ वक्त है जी। अच्छा, अब ये बताएं कि एक मामले पे तो आपने खुद बात की थी, जब आप वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी आपने बात की थी, बाद में भी आपने बात की, लेकिन जब आपने इस मामले में बात की थी, मैं चाहता हूँ ज़रा आप अपने अल्फाज खुद सुन लें जी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के बारे में जनाब शाहिद खाकान आबादी साहब ने क्या कहा था? सेनेट का चेयरमैन जो है, आज वो पैसे देकर जो वोट लिए गए, जो वोट खरीदे गए, सेनेटरों का ईमान खरीदा गया, उनका ज़मीर खरीदा गया, आज सेनेट का चेयरमैन उन वोटों की वजह से बैठा हुआ है। क्या ऐसे मुल्क की इज्जत दुनिया में हो सकती है? कोई हाथ खड़ा कर ऐसी इज्जत हो सकती है? ये बेइज्जती का मुकाम है। मैं तो आज भी कहता हूं कि इस बेइज्जती से बचें, इस मामले को खत्म करें। इस मामले को खत्म करें। इस मामले को कैसे खत्म करें? देखिए, जब ये हालात होते हैं, फिर वही होगा जो ये वजीर साहब अभी कह रहे थे। अच्छा, कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। ये किसी के बाप का नौकर नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का नौकर है। जिस कुर्सी पर बैठा है, ये पाकिस्तान की हुकूमत की कुर्सी है। अगर पार्लियामेंट बुलाती है, आपको पेश होना पड़ता है। आप कह सकते हैं मैं कल नहीं आऊँगा, परसों आ जाऊँगा, मैं अगले हफ्ते आ जाऊँगा, आपको उज़र दे सकते हैं। लेकिन ये कोई रवैया नहीं है कि आप टीवी पर जाकर कहें जी मैं पेश नहीं होऊंगा। ठीक है, फिर कल अदालतों को लोग बोलेंगे हम पेश नहीं होंगे। ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन सादिक संजरानी साहब के बारे में आपने कहा था कि इनका कुछ करें, इसका मतलब ये था आप कह रहे थे इनको निकालें। तो अब आप और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, आप नहीं ला रहे। क्या इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर सादिक संजरानी को एनआरओ दिया हुआ है? देखिए, एनआरओ की बात बड़ी चलती है आजकल। लगता है एनआरओ रेवन्यू तरफ बांटा जा रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं एनआरओ दूंगा, मुझे से लोग मांग रहे हैं। एक और वजीर है, वो कहता है मैं एनआरओ, मुझसे 8 आदमी एनआरओ मांग रहे हैं। हाँ, उसे तो नंबर भी बताया, तो पता ही दूसरे वजीर हैं, से भी कहता है एनआरओ की बात नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो सेनेट का मामला है, और सेनेटर्स को खुद इस मामले में, या चेयरमैन को खुद देखना चाहिए कि वो कैसे बने, क्या उससे सेनेट के वकार में इजाफा हुआ। ये उसका फैसला वो खुद कर लें तो बेहतर है। मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, अब ये बताएंगे, ये जो एनआरओ की बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, कान खोल के सुन लो, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। तो जवाब में उनके मुखालिफिन कहते हैं आप तो एनआरओ देने की पोजीशन में है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें चल रही हैं। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि ये पॉसिबिलिटी कैसे है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और जरदारी साहब के खिलाफ तमाम मुकदमा तो अदालतों में हैं, तो एनआरओ किस तरह मिलेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि एनआरओ सिर्फ एक आमिर दे सकता है। एनआरओ क्या होता है? आप ये कहते हैं कि तुम पे इल्ज़ाम है, मैं तुम्हारे इल्ज़ाम माफ़ करता हूँ। ये इख्तियार किसी जमहूरी हुकूमत के पास नहीं होता। ये सिर्फ एक आमिर के पास होता है, जो अनइलेक्टेड होता है, जो कानून से और आइन से बाला होकर ऑपरेट करता है। तो ये इमरान खान साहब ये बातें छोड़ दें, अपने काम पर कंसंट्रेट करें। मुश्किलात हैं मुल्क में, उनको दूर करें। अच्छा, अब एक बात मैंने आपसे पूछनी है कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट ईयर 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट असम्बली में पेश की है। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये मेरे सामने है और आपने भी देखी होगी। तो इसमें जो मिस अप्रोप्रिएशन और इरेगुलरिटीज़ की जो अमाउंट इन्होंने दी है वो है जी 5 खरब 5 ट्रिलियन 81 बिलियन 81 अरब। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें वो अरसा भी शामिल है जब आप वज़ीर आज़म थे।
तो जब इस पर जब गुफ्तगू होगी तो शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठेंगे फिर? वो में चेयरमैनशिप किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स कमेटी और ऑडिट रिपोर्ट्स का मतलब या मकसद कभी किसी को समझ नहीं आया। हाँ, जरा समझा दें। ये करप्शन नहीं है। अच्छा, ये कोई पैसे खा नहीं गया। ये ऑडिटर आते हैं, वो अकाउंट्स देखते हैं हर मिनिस्ट्री के, और मिनिस्ट्री का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो होता है वो सेक्रेटरी होता है, वो मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है। तो सेक्रेटरी आकर जवाब देगा इस मिनिस्ट्री का पीएसी में कि ये जो एतराज़ात उठाए हैं ऑडिटर जनरल ने, इनकी क्या हकायक हैं और उनका क्या व्यू है इसके ऊपर। वो अपनी फाइल चेक करेंगे। तो ये अक्सर ये होता है कि ये एक बड़ा पहाड़ बनाया जाता है, हकीकत उसके अंदर बड़ी छोटी होती है, और ज़्यादातर प्रोसीजरल एरर्स होते हैं कि आपने ये अप्रूवल नहीं दी या ये टाइम पर नहीं हुई। तो ये प्रोसीजरल बातें होती हैं। कोई आदमी 5 खरब खा नहीं गया यहाँ पर, ये हकीकत याद रखें। हाँ, इतनी मुमकिन नहीं है इतना पैसा खाना। आपको अब 2019 शुरू हो गया है, तो साल 2019 में आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, हमें तो उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो केस उनके खिलाफ है, जिस पर उनको अभी फिर सजा दी गई, उसकी कोई हकीकत नहीं है। आप कानूनदान को दिखा दें, किसी इंडिपेंडेंट आदमी को दिखा दें, वो ना केस बनता है ना उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक है, लेकिन सजा दे दी गई है। और आखिर में ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब साल 2019 खैर खैरियत से निकाल लेंगे? देखिए, हम तो कहते हैं कि मुल्क की खिदमत करें, इलेक्ट हुए। हालांकि इलेक्शन पे हमें भी अभी एतराज़ है, पूरे पाकिस्तान को एतराज़ है। मुल्क के मसाइल हल करें, मुल्क की खिदमत करें, पाकिस्तान के अवाम को फिर 4 साल बाद फैसले का मौका दें। वो खुद अगर मिड टर्म की बात करेंगे और ख़ुद ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अवाम अगर सड़कों पर आ गए, मिड टर्म का मतलब है मिड टर्म, मिड आएगी जाके 2.5 साल के बाद। नहीं, मिड टर्म होता है किसी वक्त भी, वक्त से पहले अगर इलेक्शन हो जाए वो मिड टर्म इलेक्शन ही होता है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आज इमरान खान का एक ही दुश्मन है और वो इमरान खान है। अच्छा, वो काम अगर नहीं करेंगे, ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये रवैया होगा जो भी आपने देखा टीवी पर वज़रा का, असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर, ये जो अहलियत काबिलियत इनकी है, जो अभी तक इनकी परफॉर्मेंस रही है, तो फिर टर्म पूरी करना मुश्किल है। मैं तो चाहता हूँ कि हर हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे, लेकिन अगर हुकूमत अवाम के मसाइल हल ना कर पाए, अवाम की मुश्किलात में इजाफा करे, मुल्क को ख़तरा से दो चार कर दे, तो फिर उसकी टर्म पूरी करना मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। आपने सुनी गुफ्तगू साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की। अब एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम कुछ और मौज़ूआत पर बात करेंगे। वक्फे से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने फैसल वाडा साहब पे बहुत तनकीद की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की बातें अभी कबलस वक्त हैं। अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बाकायदा इस सिलसिले में बातचीत शुरू नहीं हुई। इस सिलसिले में अब हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी मालूम करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जंगलात की ज़मीन लीज़ पे दिए जाने से मुतल्लिक एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथी जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सोचा भी नहीं था कि सिंध की सूबाई हुकूमत गैर कानूनी काम तस्लीम करेगी और फिर इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा है कि सिंध की 1,45,000 एकड़ जंगलात की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा छुड़वाते क्यों नहीं, और जो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस में, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया अपनी दरख्वास्त में कि सिंध के जंगलात की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर ओमनी ग्रुप को अलाट की गई है। तो जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है वो हम इस पर मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि सिंध के मिनिस्टर फॉर वर्क्स एंड सर्विसेज हैं। प्रिजन का भी महकमा इनके पास है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का महकमा भी उनके पास है। तो क्योंकि वो वज़ीर जंगलात भी हैं तो उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं कुछ शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से बात करूं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या वाकई सिंध के जंगलात की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर
ओमनी ग्रुप को दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परसेप्शन मुख्तलिफ आते हैं और ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब के कमेंट्स हैं, मैं उन पर तो कोई भी तबसरा नहीं कर सकता, वो बहुत काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। लेकिन ये परसेप्शन ऐसे दिए जाते हैं, और दरख्वास्त गुजार ने अगर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है तो वो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है कि हम लोग किसी ग्रुप को या किसी को इस तरह अपनी ज़मीन दे दें। यहाँ पे पॉलिसी एक बनी हुई थी ज़रूर 2004 और 5 से, जिसमें यह था कि 20% पर दरख्त लगाए जाएं, बाकी ज़मीन जो है वो काश्तकारी के लिए दी जा सकती है। जिस पर भी अब हम नई पॉलिसी दे रहे हैं, जो इसमें 100% जो है वहाँ पे शजरकारी होगी और फॉरेस्ट लगाया जाएगा। वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है पॉलिसी हमारी, और अब जो हमारी कैबिनेट होगी उसमें इंशाल्लाह उसको अप्रूव भी करेंगे और फिर असेंबली में लेके जाएंगे। अच्छा शाह साहब, ये जो तो बात बिल्कुल गलत बात है जी कि ओमनी ग्रुप को कोई ज़मीन दी गई है। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है कि 1,45,000 एकड़ जंगलात की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। सर, वो मैं अर्ज़ करूं कि थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन कह लें या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एजाजुल हसन साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, जस्टिस साहब जो हैं, लेकिन यहाँ पे तामीरात नहीं होती। लोग वहाँ पे ये खेती बाड़ी ज़रूर करते हैं, जिसमें से भी हमने कोई हालिया दिनों में 15 से 1000 के करीब एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पे उनके कब्ज़े खाली कराए गए हैं। वो कब्ज़ा शहरी कब्ज़ा और ये वाले कब्ज़े में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे तामीरात होती हैं, वहाँ पे वो लोग फसल लगा लेते हैं, बजाय इसके कि वो दरख्त लगाएं वो वहाँ पे फसल लगा देते हैं। कहीं पे गन्ना लग जाता है, कपास लग जाती है, या गंदम मुख्तलिफ सीजन्स के लिहाज से। तो अब वो हम लोग उनसे कई जगह वापस करा रहे हैं। और फिर आपको ये भी होना चाहिए इल्म में कि जब कोई सैलाब आ जाता है, जैसे सुपर फ्लड आया था, तो वो सारी ज़मीन जो थी उसमें आ गई थी, ज़ेर आब आ गई थी। तो कोई भी तामीरात नहीं होती, जो भी फॉरेस्ट लैंड है उस पर कोई इस तरह की तामीरात नहीं है। ये कब्ज़े वो भी इस वजह से कि जो पॉलिसी थी 2004-5 में, जिसमें 20% दरख्त लगाए जाते थे, 80% पर वो काश्तकारी कर सकते थे, वो मुख्तलिफ लोगों को लीज़ पे दी गई थी। उसके लिए भी वो फिर एक्सपायर हो जाती हैं, फिर वो इस वजह से कब्ज़ा कहा जाता है कि वो फिर दोबारा उसको रिन्यू नहीं भी होती, तो वो उन्हीं के पास रहती हैं। लेकिन उसमें से काफ़ी हमने अब हालिया दिनों में खाली कराई हैं। अब ये बताइए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जरदारी साहब एक इशारा करें तो हम 1 हफ्ते में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा देंगे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो अभी तक पीपल्स पार्टी का राब्ता ही नहीं हुआ और ये हुकूमत गिराने की बातें जो हैं ये कबल अज़ वक्त हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, चेयरमैन साहब ने जो बात कही थी वो उस पहराए में थी जब वहाँ पे वो ताज़ियत पे गए थे अली रज़ा साहब की जो शहादत हुई थी उस सिलसिले में। तो जिस तरह सहाफ़ियों ने सवाल पूछा पहले सिंध गवर्नमेंट के लिए, जो ये उनके मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट के वज़रा और दीगर लोगों ने जो बातें की थी कि जी अब सिंध गवर्नमेंट में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, वहाँ पे दूसरी हुकूमत आ जाएगी, और ये हॉर्स ट्रेडिंग और दूसरी दीगर चीज़ों की बातें कर रहे थे। उस पहराए में चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जो हुकूमत वफाक में है वो तो बहुत ही मांगे तांगे की हुकूमत है, लड़खड़ाती हुई हुकूमत है। वहाँ पे कोई एक पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है, मुख्तलिफ लोगों के पास है, जिसमें भी उनके अलाइज उनसे नाला हैं। हालांकि सिंध गवर्नमेंट में तो एक ही पार्टी की अक्सरियत है, 99 सीट्स हमारे पास हैं। तो उस पहराए में उन्होंने कही थी कि अगर इस तरह की कोई बात है तो हम तो वो ज़्यादा आसान है कि उनकी गवर्नमेंट जा सके, हमारी वाली को तो कोई ख़तरा नहीं है। ये इस पहराए में थी। बाकी आपको पता है कि पॉलिटिकली तौर पर मूव होती रहती हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई वफाकी हुकूमत गिरे। और यही चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम भी नहीं चाहते इस तरह की बात, लेकिन अगर वो इस तरह की सूरत हाल शुरू करेंगे और हम पर यहाँ पे, क्योंकि ये देखें ये जो JIT की रिपोर्ट, अब उस पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का, जिस तरह उन्होंने ECL पे चीफ मिनिस्टर साहब को भी
मोहतरम बिलावल साहब को भी और दीगर हमारे रहनुमाओं को भी डाल दिया। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनके अज़ाइम क्या हैं। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर का नाम उसमें डालकर दीगर वज़रा का। सर ये बताएं कि क्या ये दावा दुरुस्त है? एक साहब। फेडरल मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब, वो ये कहते हैं जी कि पीपल्स पार्टी के बहुत से जो एमपीएज हैं सिंध असम्बली के, उनका हमारे साथ राब्ता है। तो क्यों है राब्ता? आपके जो एमपीएज हैं उनका राब्ता क्यों है पीटीआई के लोगों के साथ? देखें, अली जैदी साहब जो हैं ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। किसी का भी उनसे राब्ता नहीं है। उनका क्या मकसद है कि जो उनके साथ राब्ता है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, ये लोगों को ख़रीदेंगे, ये वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे। ये ऐसे ही इनके जो बयानात हैं फजूल किस्म के जो ये देते हैं आके इनके मुख्तलिफ वज़रा, और ये डीस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को। आपने देखा कि मुराद अली शाह साहब का ECL में नाम लगा दिया गया, हालांकि अभी जो CPEC की मीटिंग हुई थी, वाहिद वज़ीर आला थे जो सिंध से गए थे, जिन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट पे बात की जिनको बड़ी पजीराई मिली। तो ये तो उस साजिश की कड़ी है कि ये हमें CPEC के प्रोजेक्ट से महरूम रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मुख्तलिफ लोगों के नाम है। मुझे बताएं इम्तियाज़ शेख साहब का नाम इन्होंने ECL में क्यों डाल दिया गया? हालांकि वो तो अभी वजीर बने हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, ना उनका जिक्र है पूरी JIT में। मुकेश चावला पे क्यों लगा दिया गया? मुख्तलिफ हमारे सेक्रेटरीज पे क्यों लगा दिए गए? और चीफ मिनिस्टर साहब को एक दफ़ा भी नहीं बुलाया गया, ना ही उनसे आकर कहा गया कि आपका नाम इस सिलसिले में आ रहा है। ये बिल्कुल इन्होंने ज्यादती की है जी। यहाँ पे जो एक सिलसिला हमारा तो चल रहा है MPA के राब्ते में है, रोकने के सिलसिले में, आपका कोई MPA PTI के राब्ते में है? कोई ऐसा कोई है? भी नहीं है। कोई एक भी MPA इनके साथ राब्ते में नहीं है। इनको बता दें, चले खुलेआम ना बताएं, आपको तो बता दें आकर, और फिर आप कह दीजिएगा जी हाँ इनके साथ कोई राब्ते में है। मैं अली जैदी साहब से ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसको अलहदा हो जाए। मैं अली जैदी साहब से प्राइवेटली पूछ के आपको प्राइवेटली बता दूंगा, फिर दोनों अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं उसको पब्लिक भी कर दूंगा। लेकिन अगर एक दो नाम उन्होंने बता दिए तो फिर तो मुझे बताने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप पूछ लीजिएगा उनसे। सर आप बिल्कुल मैं आपको ये आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं, कोई भी ऐसा नाम नहीं है। अली जैदी साहब वैसे मेरे भी दोस्त हैं, तो अगर कहीं पे हमारी बात होती है तो उसका क्या मतलब है कि हम इस राब्ते में हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानात से वफाकी वज़रा को इज्तनाब करना चाहिए, जिससे इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। और अब एक मैं ब्रेक के बाद हम वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, तो पता करते हैं कि वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं या किसी और रंग का झूठ है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले सिंध के वज़ीर जंगलात और सीनियर वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे कि अली जैदी साहब जो हैं उनके दोस्त हैं, लेकिन उनका ये दावा बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ सफ़ेद झूठ इस्तेमाल किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के MPA जो हैं वो PTI के साथ राब्ते में हैं। तो अब अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब। इससे पहले कि मैं नासिर हुसैन शाह साहब की बात करूं, मैं फैसल वाडा साहब की बात करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा है कि वफाकी वज़ीर जो है वो किसी के बाप का नौकर नहीं है कि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुलाए एक दिन के नोटिस पर और वो चला जाए। तो ये लैंग्वेज आपके ख्याल में ठीक है? फैसल को मैं पुराना जानता हूँ, बड़ा पैशनेट जज्बाती आदमी है, तो उसने उसके बाद शायद माफ़ी भी मांग ली है। हाँ, माफ़ी उन्होंने फ़ौरन ही मांग ली। तो वो जज्बात में कह गया, बट फ़ौरन माफ़ी मांग ली। जब माफ़ी मांग ली तो फिर ख़त्म, माफ़ चले। लेकिन मैं इंसान है ना, गलती की फ़ौरन माफ़ी मांगनी बड़ाई इसमें अच्छी है, दैट्स द पॉजिटिव। अब ये बताएं कि लेकिन करनी नहीं चाहिए, मैं कोशिश करूँगा ना करूँ। ये अच्छी बात आपने कह दिया, करनी नहीं चाहिए। हम सबको, मुझसे भी गलती हो सकती है। अब ये बताएं कि नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी का एक भी MPA आपके राब्ते में नहीं है, और अली जैदी साहब अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हामिद भाई, देखें राब्ते में तो बहुत सारे लोग हैं। लेट्स नॉट पुट अ नंबर के 10 हैं कि 20 हैं कि 5 हैं। राब्ते में तो लोग हैं, हम उसी शहर में पले बढ़े हैं, हमारे साथ स्कूलों में थे, दोस्त हैं। नहीं, लेकिन अगर ये जो सोशल मीटिंग्स हैं, उठना बैठना है, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, इसको आप कहते हैं राब्ते में है? असेंबली में भी राब्ता होता है एक दूसरे से, ऑपोजिशन और ट्रेजरी में राब्ता ना हुआ। तो मैंने अगर नासिर हुसैन साहब इतने घबरा गए हैं, पहली बात है मैं उनकी बात पे 50% एग्री करूंगा। दोस्त मेरे बड़े अच्छे हैं, बल्कि ये अजीब सी है कि कुछ फैमिली जैसे ये भी मेरे दोस्त हैं और उनके बेटे भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा, बेटे भी दोस्त हैं। मैं क्योंकि शायद बीच में आता हूँ, दोनों की एजेस के, तो दोनों से दोस्ती है।
अच्छे आदमी हैं, मुझे पर्सनली तो मेरी इनके साथ बड़ी अच्छी है। अब मैं इनको ये क्यों बताऊं कि कौन मेरे साथ राब्ते में है या नहीं है, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो हालात हैं ना, ये आप मुझे बता दें कि जो लोग पीपल्स पार्टी के आपके साथ राब्ते में हैं वो जरदारी साहब से और मुराद अली शाह से तंग हैं, वो सिस्टम से तंग हैं। जो सिंध के अंदर ये सिस्टम चल रहा है कि वो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, वो डिस्कस नहीं कर सकते। देखें, आप खान साहब को जानते हैं, पीएम बनने से बहुत पहले से जानते हैं। आपका कब शो करते थे, जब नया नया, जब से आप जानते हैं, उससे पहले भी जानते थे। हम डिसएग्री करते हैं, कैबिनेट में डिसएग्री करते हैं, अपनी रीज़न देते हैं, कोर कमिटीज़ में करते रहे, फैसला होता है, अच्छा वो सारों से मशावरत करते हैं। ये एक जमहूरी तौर तरीक सोच है। पीपल्स पार्टी में और अफसोस के साथ जो दूसरी जमात थी हमारी नून लीग, उसमें ये है नहीं। अगर मियाँ साहब ने कह दिया और वो जरदारी साहब ने कह दिया तो वो ख़त्म हो गई बात। यहाँ अल्टीमेटली यहाँ भी होता है, लेकिन ये बहुत मुशावरत के बाद होता है। अब जो लोग राब्ते में वो सिस्टम से तंग हैं, वो प्रेशर में है। अब अगर सारों के तो नाम नहीं है जीआईटी में, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स परेशान हैं। अच्छा, अब ये जो काम नहीं किया आपके एक साथी खुर्रम शेर जमान साहब दावा कर रहे हैं कि मुराद अली शाह का इस्तीफा जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की बात है, एग्री करते हैं आप? मैं तो खुर्रम को कहता हूँ बड़ा जेनरस आदमी है। मुराद अली शाह ने, बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी ने, जब नवाज शरीफ का नाम जीआईटी में आया था, क्या डिमांड की थी? आपके पास तो आर्काइव्स में होंगे, वो फौरन दें। उससे पहले भी ये करते रहे। उससे पहले जब ये हुकूमत, जब किसी और का नाम आया था कि आप इस्तीफा दें, यूसुफ रजा गिलानी के बारे में ये कोर्ट में काली टाइल लगा के, पीपल्स पार्टी जो कह देती है वो उसको आप समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात नहीं, बट वो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा तो पहले दिन से यही है। ठीक है, अगर मेरा नाम खुदा ना खासा, मैं अल्लाह करे कभी ऐसा अगर झूठ में भी आ जाए, मैं बोलूँगा जी ये इस्तीफा लें, आई विल क्लियर माई सेल्फ, कम बैक स्ट्रॉन्गर। क्यों मैं, अगर तो फिर आप इमरान खान साहब से क्यों नहीं इस्तीफा मांगते, जिनका नाम हेलीकॉप्टर केस में आया, नैब इंक्वायरी कर रही है? उन्होंने इंक्वायरी और रेफरेंस और जेआईटी और ये सारी चीजें, बड़ी फर्क है ना हामिद। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, थाने में एक पर्चा होता है, एक एफआईआर होती है, फिर अच्छा आपको ये पता है कि जेआईटी ने मुराद अली शाह साहब का नाम डाला है, लेकिन उनको एक दफा भी नहीं बुलाया? मुराद अली, देखें क्या हुआ, क्या है सबने 11 साल से तो वो इधर ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर या सीएम। अब जो चीज़ें हुई हैं और जो इंकशाफात हो रहे हैं, मतलब इम्पॉसिबल है कि अगर जियो में कुछ इतनी बड़ी गड़बड़ हो और सीएफओ को ना पता हो, इम्पॉसिबल है। सीएफओ को अगर ना पता हो, जो चीफ अकाउंटेंट है, तो इम्पॉसिबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ही वाज द सीएफओ, फाइनेंस मिनिस्टर, सीएफओ, सारा उनके पास होता है। मैं बड़ा सिंपल एक बात करना चाहता हूँ, ना हमने जीआईटी बनाई, ना हमने नैब चीफ को अपॉइंट किया पहले के, ना हमने ये केसेस बनाए, ना इनके पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ना नून लीग के खिलाफ। हमने सिर्फ एक चीज की है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऑटोनमस बॉडी है, वो अपना काम करते रहे। ठीक है। अब हमारे कुछ वुज़रा शायद ओवर जिलियस होके थोड़ा कर देते हैं। मैं आपके शो में पहले भी आया था, मैंने कहा था जी मैं नैब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उनको डिफेंड करूंगा, ना मैं उनके बारे में कोई अच्छी बात करूंगा। एक ऑटोनमस बॉडी है, वो काम कर रही है, वो करे। हाँ, मैं उनको क्रिटिसाइज जरूर करूंगा अगर वो काम ना करें। चलें, ठीक है। अब ये बताएं कि सिंध में आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन गेट आउट मुराद अली शाह, बुरी तरह नाकाम हो गया। कैसे पता आपको? मतलब मैच बहुत 5 दिन का होता है, आप एक विकेट अगर जल्दी गिर गया इसका मतलब मैच। चलिए फर्ज करें कि अगर 20 बंदे आपके साथ राब्ते में हैं, वो मुफ्त में आ जाएंगे आपके साथ, आपको जाली अकाउंट से पैसे देने पड़ेंगे उनको? देखिए हामिद, हम किसी को ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक बना के ये हम नहीं कर, अगर वो आते हैं इस्तीफा दें। कल यहाँ शहजाद अकबर साहब बैठे हुए थे, वो कह रहे थे फ्लोर क्रॉसिंग के कानून की वजह से सिंध में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर वो लोग, मैंने देखें अगर मुझसे कोई बात करता है, मैं ये भी क्लैरिटी दे दूँ मेरे दोस्त नासिर शाह साहब को, मुझे जो भी फ़ोन करता है ना कि हम तंग हैं ये वो, तो मैं उनको बोलता हूँ यार इस्तीफा दे दो। ठीक है, इस्तीफा दे दो, बाई इलेक्शन करो, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, पीटीआई से नहीं होना। अच्छा, दिस इज डेमोक्रेसी, वो उनका हक है, इलेक्शन लड़के आए तो इस्तीफा भी देके दोबारा इलेक्शन लड़ने, ये तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। ठीक है। जिनका नाम जीआईटीओ में है और वो लोग जो ये डिफेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, आपने एक मुझे आखिर में बात बताएं कि आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की, वीडियो स्टेटमेंट जारी किया सोशल मीडिया पे, आपने उसमें एक नंबर दिया, ईमेल दिया कि अगर किसी को करप्शन की शिकायत मिले 03,008,22234। तो मुझे इस पे बताइए आपको इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्या कराची में या आपकी मिनिस्ट्री में कोई आदमी जो है वो आपका नाम इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है? नहीं, देखें, हाँ, मेरा नाम
अच्छा चले, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप पीएम साहब को जानते हैं, तो आपने कहा बड़ा, आप मुझे भी बड़ा पुराना जानते हैं। लेट्स कीप दिस असाइड। कभी आपको कोई आदमी, मैं आपसे अपनी गारंटी नहीं, मैंने तो नहीं, मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का। कभी अगर आपको कोई आदमी आके बोल दे कि अली जैदी के नाम पे, तो कभी तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप मुझे नहीं मानेंगे ना। नहीं मानूंगा। मैं आपसे कहता हूँ कोई भी नहीं मानेगा, इसलिए कि मैं इस तरह का एक आदमी की एक, मैं शायद जज्बाती हूँगा, सीन गलत फंसा लूंगा, गुस्सा, ये काम मैं, और मेरी मिसाल बड़ी सिंपल है, मैंने आपके शो में दी है। मेरे नज़दीक सुअर का गोश्त और रिश्वत दोनों हराम है, मैं दोनों नहीं खाता, ना अपनी औलाद को खिलाता, मैं इससे ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं सकता। नंबर मैंने क्यों दिया? देखें, मेरे अंदर 4 बड़े बड़े इदारे हैं। PNSC एक है, कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT एक है, पोर्ट कासिम एक है, गवादर एक है, बाकी मैरी टाइम अकेडमी और एक बहुत बड़ा DG पोर्ट्स एंड शिपिंग का इदारा है जो लाइसेंसेस इशू करता है, बोट रजिस्टर करता है। सर 25-30 हज़ार आदमी है, सब मिला मिलू के। इट इज़ इम्पॉसिबल। और मैं रोज़ स्टोरियाँ सुनता हूँ कि जी ये उसने मांग लिया, उसने मांग लिया। मैं कहा जी अब मुझे स्टोरी मत दो, मुझे सबूत दो, सो आई कैन टेक एक्शन। मेरे पास पहले दिन 2100 व्हाट्सएप आए हैं और कोई 650 SMS आए हैं और कोई 250-300 ईमेल्स आई हैं। अब मैं उसको पूरे को रिव्यू करके, इसका मतलब है कि मैं दोबारा दूंगा। आपकी मिनिस्ट्री में करप्शन की 3000 शिकायतें आपको आ गई हैं ना। अब ये मुझे नहीं पता हो, उसमें बहुत सारे जुम्मा मुबारक भी हैं, उसमें ये भी है कि बड़ा अच्छा इकदाम लिया है। अब ये लोगों को तो फिर वो तो 3000 को कम करके 300 कर अगर 30 भी आई हो, हाँ। देखे ना, अगर 30 भी आई हो, मैं इन्वेस्टिगेट तो बिल्कुल करूं। ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं, देखिए पाकिस्तान मेरा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे अंदाजा नहीं था। इस वजारत में आके समझ आई है कि जब 1080 किलोमीटर की खूबसूरत तरीन समंदर की लाइन है, जो मैंने हवा में भी देखी, जाके किश्ती में भी जाके देख ली, ऐसे मुल्क 3 पोर्ट हैं, ये कर्जे लेते नहीं, ऐसे मुल्क कर्जे देने वाले होते हैं। एक पोर्ट है सिंगापुर में, 1 पोर्ट, पूरी चाइना की ट्रेड पोर्ट्स में चल रही है। जापान को देखें, जर्मनी में 51, दुनिया में जितने बड़े पोर्ट्स का, और ये पोर्ट्स खाली ये नहीं होते, ठीक है, पोर्ट्स की तो बहुत सारे काम होते हैं। तो लैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट है। न्यूयॉर्क मैनहट्टन की 30% न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट ओन करता है, लिंकन टनल न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट ओन करता है। अनबिलीवेबल पोटेंशियल है। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला छोटे कहते हैं ना, बड़ा बोल छोटे मुंह, वो वाली बात है, लेकिन दुआ है अगर ये मैं जो प्लान्स हैं और सारे मैं इंप्लीमेंट कर सकूं, इंशाल्लाह 30-35 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह अगर 5 साल लग गए पूरे तो इंशाल्लाह ये मैं कर सकता हूं। चलिए, बहुत अच्छी खबर ये अल्लाह अब मेरे ये प्लान्स हैं, वेट हो रहे हैं, BOI के पास जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएंगे। चलिए, आपने अच्छी ख्वाहिश उसके लिए मुझे करप्शन का फ्री बेस चाहिए, तो ये आपका इनिशिएटिव भी अच्छा है, इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक नंबर दिया है और आपके पास शिकायतें आ रही हैं। बहुत पीछे पूरा सिस्टम चल रहा है उसका, ठीक है, और आई एम मॉनिटरिंग इट वेरी क्लोजली। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब, और मुझे दीजिए इजाजत।